आज का हमारा विषय है हैस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम या हैस लॉ ऑफ हीट समेशन। इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो हमें एक फाइनल इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से इन अभिक्रियाओं के लिए जब हीट ऑफ रिएक्शंस को ऐड किया जाता है तो फाइनल इक्वेशन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन हमें ज्ञात हो जाती है। क्योंकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है जो कि हमें इसकी सहायता से हम ओवरऑल एंथैल्पी चेंज को ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग पदों में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तनों को अगर हम योग करें तो हमें पूरी अभिक्रिया में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात हो जाता है। ये हैस लॉ का एक ख़ास बात है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी सभी जो पद हैं वो समान तापमान पर होने चाहिए और इक्वेशंस का जो इंडिविजुअल स्टेप है वो भी बैलेंस आउट होना चाहिए। हैस लॉ के अंदर जो प्रिंसिपल अंडरलाइंग हैस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट अदर स्टेट फंक्शंस लाइक चेंजेस इन गिब्स एनर्जी एंड एंट्रोपी। इसकी सहायता से हम गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? द हीट ऑफ एनी रिएक्शन फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द हीट्स ऑफ रिएक्शन फॉर एनी सेट ऑफ रिएक्शंस विच इन सम आर इक्वलेंट टू द ओवरऑल रिएक्शन। यानी कि किसी अभिक्रिया में उत्पन्न या अवशोषित होने वाली ऊष्मा सदैव स्थिर रहती है और प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक पहुंचने वाले पदों पर निर्भर नहीं करती। इसे लॉ ऑफ एडिटिविटी ऑफ रिएक्शन हीट्स भी कहते हैं। इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं? जब जलीय गैस का कार्बन और जल की वाष्प द्वारा निर्माण होता है तो हम उसमें होने वाले ऊष्मा परिवर्तनों को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये हम देखेंगे यहाँ पर कि जब कोक जलीय गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसमें होने वाला जो ऊष्मा परिवर्तन है वो 90.1 किलो जूल है। इसी प्रकार से प्रत्येक फ्यूल के द्वारा मिलने वाली जो एनर्जी है उसे हम कंपेयर कर सकते हैं यदि हम प्रत्येक फ्यूल को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ उसका दहन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कार्बन को ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ उसका कंबशन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है जिसमें जो एनर्जी है वो 393.5 किलो जूल एनर्जी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से जब हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन के 1 मोल के प्रेजेंस में कंबशन किया जाता है तो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल गैस प्रोड्यूस होती है और जो एनर्जी है वो 483.6 किलो जूल उत्पन्न होती है। तो इससे प्रमाणित होता है कि जब जल हाइड्रोजन का कंबशन किया जाता है तो ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है कार्बन फ्यूल की तुलना में। If we take the combustion of carbon and add to it the reverse of the combustion of hydrogen, we get equation number 5। हम यहाँ पर दोनों तरफ से ऑक्सीजन को कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ना तो रिएक्टेंट है और ना ही प्रोडक्ट है। तो जो इक्वेशन 5 है वो इक्वेशन 1 के सिमिलर दिखाई देती है। Thus, taking the combustion of carbon and adding the reverse of combustion of hydrogen yields equation 1। तो इस प्रकार से कार्बन का कंबस्शन इक्वेशन हम देखते हैं और इसमें हाइड्रोजन के रिवर्स कंबस्शन की इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो हमें इक्वेशन 1 प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जब कार्बन के हीट ऑफ कंबस्शन में से हाइड्रोजन के हीट ऑफ कंबस्शन को माइनस किया जाता है तो हीट ऑफ इक्वेशन हमें ज्ञात हो जाती है। हैस लॉ का एक पिक्टोरियल व्यू यहाँ हम देख सकते हैं कि एक तरफ तो डायरेक्टली जब कार्बन और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हैं और जो एनर्जी चेंज है वो 90.1 किलो जूल है। और जब इनडायरेक्टली कार्बन और हाइड्रोजन गैस का कंबशन होता है ऑक्सीजन गैस के साथ में तो कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल गैस के फॉर्मेशन होने पर 483.6 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस
बनने पर 393.5 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। This picture of Hess law reveals that the heat of reaction along the path directly connecting the reactant state to the product state is exactly equal to the total heat of reaction. Along the alternative path connecting reactants to product via the intermediate state containing carbon, oxygen and hydrogen, a consequence of our observation of Hess law is therefore that the net heat evolved or absorbed during a reaction is independent of the path connecting the reactant to product. Thank you.